बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। आज हमने अपनी सक्सेस स्टोरी में जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो एक मुनफरिद राइटर हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग का आगाज़ अफसाने से किया, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखे और फिर उसके बाद उन्होंने ड्रामा राइटिंग की। इस वक्त वो बीबीसी के साथ भी मुंसलिक हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो सक्सेस स्टोरी है उसका आगाज़ एक सादा घरेलू वुमेन के तौर पे किया और उसके बाद एक एनलाइटनमेंट और ग्रेसफुल लेडी का सफ़र उन्होंने तय करते हुए इस वक्त हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए मौजूद हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ आज हमारी इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जो कि गुफ्तगू बहुत प्यारी करती हैं। जब उनसे गुफ्तगू करें तो दिल चाहता है कि काफ़ी तवील हो ये गुफ्तगू। तो मिलवाती हूँ आपको आमना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इन तमाम अलकाब की। मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ आपकी मोहब्बत। जी, आप यकीनन काबिल मोहब्बत हैं। अच्छा लगा आपको, मैंने सुना मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। बहुत अच्छी राय है आम तौर पे जनरल लोगों की भी, और जो हल्के लिखते लिखाते हैं उनमें भी आप बहुत अच्छे नाम से जानी जाती हैं। मैं आपसे आगाज़ करूंगी इस बात से कि आपके ख्याल में सक्सेस क्या होती है? ये अच्छा खासा मुश्किल सवाल हो गया, पहला सवाल ही पे आपने मुझे आउट कर दिया। देखिए, कामयाबी मेरे नज़दीक एक बड़ी रिलेटिव टर्म है। इसकी हर एक की अपनी यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में कई दफ़ा वो समझता है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन वो कहीं भी नहीं खड़ा होता। तो पता नहीं मंजिल कहाँ है और कामयाबी क्या चीज़ है। मेरे नज़दीक तो कामयाबी उनका नामी वो परिंदा है जिसकी तलाश में हम हैं, जो शायद होता है या शायद नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कहीं खड़ी हूँ। ये जो कुछ मैंने किया, जिसका आपने जिक्र किया, ये एक तलाश है। और ये किस चीज़ की तलाश है ये मुझे भी इल्म नहीं, और शायद अगर इल्म हो जाए तो फिर ये सफ़र रुक जाता है। आपने ठीक कहा कि अगर हम इस तलाश के बारे में जान लें तो फिर ये सफ़र रुक जाए। और मैं समझती हूँ कि कामयाबी असल में आपकी ये है कि आप अपने आप को ज़ीरो पे समझते हुए कहीं 8-10 पे खड़ी हैं। तो ये कामयाबी की पहली निशानी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके बारे में। आपने शुरू किया लिखना शॉर्ट स्टोरीज से और फिर आपने नॉवेल्स लिखे। मेरा ख्याल है इस वक्त आपने 20 के करीब ड्रामे भी लिखे हुए हैं और 3 नॉवेल्स हैं आपके जो मार्केट में मौजूद हैं और जिनके बारे में बड़े बड़े राइटर्स की बहुत ही पॉजिटिव राय है। और रिसेंटली जो आपका नॉवेल है वो पानी मर रहा है वो है, और उसके बारे में तो बहुत ही लोगों ने बड़ी कमाल किस्म की बातें की हुई हैं। मैंने किसी जगह आपके बारे में ये सुना कि आप छोड़ रही हैं लिखना, और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, आप तो 3 नॉवलों पे इकट्ठा ही लिखना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या चेंज है, ये क्या बात है आपके अंदर? अच्छा, ये एक बड़े मजे की बात है। शफीकुर रहमान साहब ने एक उनका मज़ाहिया मजमून था कलीदे कामयाबी। उसमें उन्होंने यूं ही एक मशवरा दिया था कि अगर मशहूर होना है तो अपने बारे में अफवाहें उड़ाना शुरू कर दो। तो मैंने सोचा कि मैं मशहूर हो जाती हूँ, इस बहाने मैंने भी अपने बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। देखिए, लिखना ना मैंने कभी शुरू किया था और ना ये मेरे इख्तियार में है कि मैं इसको कहीं पे छोड़ दूँ। दावा इंसान उस चीज़ का करता है जिस पे उसका इख्तियार हो। लिखने में, कहानी बनाने में ये मेरा इख्तियार नहीं, ये मुझे करते रहना है, ये मैं कर रही हूँ। और मुझे बल्कि थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा है कि आपको मेरे बारे में इतना ज़्यादा इल्म है, तो आपकी बड़ी गहरी रिसर्च है। क्योंकि जो मेरे ट्रिलॉगी जिसका आपने जिक्र किया, इसका कुछ लोगों से मैंने जिक्र तो किया, लेकिन कुछ बड़े करीबी लोगों से जिक्र किया। तो इसका मतलब है आपने बड़ी इन डेप्थ रिसर्च की है जो आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। आपकी गुफ्तगू के हवाले से लोगों का ख्याल है कि आप जो लिखती हैं उसी तरीके से बोलती भी हैं। तो एक जेन्युइन राइटर जो है वो जब अपने अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालता है तो वो उसको बयान करता है और बड़ा अच्छे तरीके से बयान करता है। तो आप बयान करती हैं ना, तो इसलिए मुझे आपको सुनना भी अच्छा लगा। मैंने 2-4 चीज़ें आपकी देखी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, आपसे बातचीत भी होनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है बच्चा, तो क्या ये अपने अंदर उसके होगा अदब, उसके अंदर से ये निकलेगा, या कुछ लर्न भी किया जा सकता है? वो कहते हैं ना, ये शायरी के बारे में तो बड़ी सादी सी बात ये कही जाती है कि या तो बंदा शायर होता है या नहीं होता।
तो क्या ये अदीब के लिए भी होता है? देखिए, आप तो माशाल्लाह जिस घराने से ताल्लुक रखती हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि ये है या नहीं है। इसके दरमियान में कहीं कुछ नहीं है। और जहाँ तक नस्ल का ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि जिस तरफ आप गुफ्तगू ले जाना चाह रही हैं, अब मैं भी आपकी टेक्निक आजमाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रिडिक्ट करूँ, तो वो है जो इसकी कमर्शियल या इसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। मतलब एक आपने नॉवेल लिखा, वो कामयाब हो गया, लोगों ने पढ़ा, सराहा, लेकिन जाहिर है हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हम इसको एज प्रोफेशन लेते हैं तो उसमें क्या कामयाबी, अगर कोई इसको एज प्रोफेशन लेना चाहे तो उसमें सिलसिला ये है कि जो ड्रामे की फील्ड है उसमें पिछले 10, 15, 20 साल में कुछ थोड़ा सा ऐसे हालात आए कि वहाँ पे कुछ मौक़े थे मौजूद। तो वहाँ तक जाने के लिए आपकी वही बात, बुनियादी बात, कि जो अदीब है वो तो पहुँचेगा, लेकिन अदीब तो सदियों में पैदा होते हैं। अगर चलिए हमारे यहाँ दिहाइयों में भी पैदा हो जाते हैं, हम बहुत ज़रखेज़ हैं, तब भी एक दिहाई में एक अदीब। लेकिन जिस तरह से काम अब चल रहा है, फिक्शन ही है, ड्रामा, हम चाहे उसको कुछ भी कह लें, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में ये जो फील्ड है ये अदब ही से डिराइव्ड है। आप इसको बिल्कुल एक गैर अदबी या इस तरह की चीज़ करार नहीं दे सकते। ड्रामे को मैं मानती हूँ। तो कमर्शियल ड्रामा भी, इवन सोप्स भी, देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं कोई तरीका है। दास्तान, मैं समझती हूँ कि दास्तान ही नए सिरे से बयान की जा रही है। जबान का ज़ाहिर, यानी हम अपनी इब्तिदा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अदब की जो इब्तिदा है वो तो दास्तान गोई से है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों में टैलेंट है, और हमारे यहाँ कहानी कहने का टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, उसमें वहाँ तक आने के लिए जहाँ आप एक प्रोफेशनली एक कामयाब ऐसे अदीब बन जाएं जिसको लोग, जिस तरह से है कि अगर कुछ वो बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करें। उसके लिए सिर्फ सलाहियत का होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक ज़ाहिर है एक मुकम्मल फ़न है। जिस तरह से शायरी, अगर आप मौजू तबाह हैं तब भी उरूज़ का फ़न अगर नहीं भी आता तो किसी उस्ताद के पास बैठना पड़ता है, कई दफ़ा आप बहर से बाहर हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ सिलसिला है कि आपको अगर लिखने का फ़न नहीं आता, क्योंकि देखिए ड्रामा एक टाइम लिमिट में आपको एक कहानी को समेटना होता है, फिर उसको किस तरह लोगों को लेके चलना है। बहुत सारे चैनल्स हैं, आपका ड्रामा कोई क्यों देखेगा? कहानियां तो वही हैं, चंद एक जो बयान हो रही हैं। तो आपको कहानी कहने का अंदाज क्या है, उसमें कितनी तेज़ी होनी चाहिए, वाक़यात की तरतीब क्या है, ये सब। तो अगर आपको बचपन से कहानी कहने का फ़न भी आता है और खुदा की तरफ से वदियत करता भी है, तब भी इसके लिए इसकी टेक्निक सीखना ज़रूरी है। लेकिन इब्तदाई तौर पे कोई चीज़ आपके अंदर होती है जो डिटरमिन कर देती है कि आप अदब की तरफ जा सकते हैं, अदीब बन सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे अदब तो सबको आना चाहिए, सबको ही सीखना चाहिए, लेकिन अदीब होना जो है वो एक स्टेप ऊपर की बात है, और वो उसी सूरत में होगा जो बुनियादी तौर पर आपके अंदर कोई बीज लगा हुआ है। जी, इसका बिल्कुल गिफ्टेड चीज़ है, जी, एक टैलेंट है जो खुदा की अता है। ठीक है। किताब कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में? अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हम ये मीडिया की वजह से बहुत सारे और विस्टास हमारे खुल गए हैं, तो अभी भी किताब की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होनी चाहिए? है भी या नहीं है? ये गैर ज़रूरी सी है, इस अगर हम इसको हटा के और जो बाकी चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी आगे चल रही है, अगर उनको अडॉप्ट कर लें तो क्या ये चल जाएगा? ये आपकी बात, अगर किताब को हम सिर्फ यहाँ तक लेते हैं कि किताब मालूमात फैलाने का एक मीडियम है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे मीडियम से हम क्या इल्म हासिल नहीं कर सकते। ई बुक्स हैं, आपके पास क्लटर भी कम है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में सब चीज़ें आ जाती हैं, आपके स्मार्टफोन में आ जाता है। मुझे ये लगता है कि किताब एज सच, अगर आप उसके फॉर्मेट को देखते हैं तो वो शायद कुछ वक्त के साथ, मुझे याद है कि आज से 20-25 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें टॉकिंग रिंग्स का जिक्र था कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी और वो रिंग्स होंगे, उनमें से आपको, जैसे कि अब ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, तो उस वक्त हालांकि ऑडियो की रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद थी, लेकिन जहन अभी कबूल नहीं करता था। वो चीज़ें आ गई हैं। किताब का जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ तो उसके फैक्टर्स ऐसे हैं कि जैसे हमारे पास दरख्तों की कमी आ रही है, तो पेपर का वो एक बुनियादी तौर पे मसला है कि पेपर इंडस्ट्री ही इनफैक्ट क्या आगे चल सकेगी, क्या हमारे लिए ये चीज़ है। लेकिन इस वक्त तक जहाँ हम जिस हालत में हैं, मैं ये समझती हूँ
कि पढ़ने के लिए, कांस्टेंट रीडिंग के लिए, ख़ास तौर पे नसर के लिए और नॉवेल रीडिंग के लिए, हमारी जनरेशन तो कम से कम और हमसे छोटी जनरेशन भी, स्क्रीन उस तरह से रीडर फ्रेंडली नहीं है। कुछ इस तरह की उसकी स्क्रीन में से मुझे लगता है कि फॉर्मेट या वो शेप ऐसी है कि आप उस तरह से इंजॉय नहीं करते जिस तरह आप एक किताब का उसका टेक्सचर कह लीजिए, और जो ब्लैक और वाइट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो जिस तरह से पढ़ते हैं और उससे एक अननोन सा स्पिरिचुअल सा बॉन्ड बन जाता है किताब के साथ। इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि किताब जब आप ओन करते हैं, जिस किताब को आप पढ़ते हैं उसके ऊपर आप निशान लगाते हैं, आप जहाँ रुकते हैं वहाँ कोई कमेंट देते हैं, जैसे बात करते हुए आप किसी दूसरे को कोई बात बताते हुए कमेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह किताब पढ़ते हुए आप करते हैं। तो जब आप किताब को पढ़ते हैं बुक फॉर्म, जैसे कि वो कागज़ के फॉर्म में होती है, तो आप उसे ओन करते हैं। एग्जैक्टली, यानी उसके साथ एक रिश्ता इसके साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है आपका ना, वो आपका इस पे नहीं बन सकता, स्क्रीन पे नहीं बनता। नहीं हाँ, है। मैं क्योंकि हालांकि मैं बहुत ई बुक्स वगैरह, ज़ाहिर इतनी किताबें ना आप अफोर्ड करते हैं, ना खरीद सकते हैं, और ना हम तक पहुंच बहुत सारी किताबें जो आ भी नहीं सकती, लेकिन मैं उनको हमेशा, मेरी कोशिश होती है मैं उनका प्रिंट आउट निकलवा के पढूं। लेकिन एक बात इसमें मैं जानना चाहूँगी कि जब अब हमारे पास जो ये लैपटॉप्स हैं, टच फ़ोन्स हैं, हम उनके साथ जो भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, जो हमें अच्छी लग रही होती है उसको हम बड़ा कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं, उसको देर तक रोक लेते हैं, और वो अगर हमें लग रहा है कि इसको दोबारा यानी जो किताबें हैं उनमें फ़ॉन्ट छोटे होते हैं, इतने बड़े फ़ॉन्ट नहीं होते, आप बड़े कर सकते हैं, तो उस तरह का भी एक ताल्लुक उसके साथ बन जाता है जो कि किताब में मुमकिन नहीं है। तो फिर इसमें जब कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा बेहतर जगह पे होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगली जनरेशन जो है वो इस चीज़ों से, हो सकता है कि जो बच्चे आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए किताब को उस तरह संभाल के रखना करना, जैसे मैं अभी भी कलम से लिखती हूँ, तो क्योंकि मुझसे जब दिमाग में ख्यालात की रवानी चाहिए होती है तो वो उसी तरह से लिखा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो कलम से नहीं, वो लैपटॉप से वो सोचते। मेरा ख्याल है दिमाग और हमारी जो उंगलियां इनके दरमियान एक डेवलप होता है ताल्लुक, और वो जिसने जिस तरीके से किया होता है वो उसी तरीके से ही उसको लेके चल रहा होता है। अगली जनरेशन बहुत मुमकिन है कि किताबों के सहर से आजाद हो जाए, बहुत मुमकिन। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अदब की दुनिया के लोग हैं, तो आप बताएं कि मोहब्बत आप चाहेंगी कि कोई आपसे करे या मोहब्बत आप करें? अगर इनमें से दोनों में से एक चॉइस आपके पास है तो आप कहाँ खड़ी होंगी? देखिए, मैं तो कभी भी मोहब्बत नहीं करूंगी। अच्छा। मुझे तो मोहब्बत करवानी चाहिए। भाई मोहब्बत करे कोई और करते करते लुट जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो मैं तो यही चाहूंगी अगर मुझे कभी चॉइस मिले। तो वैसे मोहब्बत कभी चॉइस देती नहीं है, हो जाती है या कोई कर लेता है, सरजद हो जाती है। तो चॉइस मिले तो मैं तो यही चाहूंगी कि वो लुट जाए, बर्बाद हो जाए, कोई करे। लेकिन ये वैसे आप अदीब होते हुए भी ये बात कह रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो आप खुद फील करते हैं जब आप मोहब्बत करते हैं, तो जो फीलिंग वो आपकी होती है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, वो तो फिर आपको नहीं हो सकेगा। वो इतना अजीम तजुर्बा है कि मैं उस तजुर्बे से गुजरने से डरती, मैं उसकी दहलीज पे भी नहीं कदम रखना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस कदर खौफनाक जैसा। इसको यानी गोया आपके ख्याल में मोहब्बत का तजुर्बा एक खौफनाक तजुर्बा है, ये एक रोग है, बहुत बुरा रोग है, और जिन्हें हमने लगा हुआ भी देखा लोगों को, कभी राहत नहीं देता। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने दिल का दरवाजा बंद रखें और परे रहें, इस गली को बंद रखें। अच्छा, चलें फिर आप आगे चलें और मुझे ये बताएं कि कौन जिंदगी, क्या हम लोग कौन है आपके? आपने किन किन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी है कि ये इनकी वजह से मैं आगे बढ़ी, ये लोग मेरी जिंदगी के वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया मेरी जिंदगी में, वो कौन कौन लोग हैं? मैं खुशनसीब हूँ, मैं ये समझती हूँ कि मुझे खुदा ने बहुत अच्छे उस्ताद दिए, बहुत अच्छे दोस्त दिए, बहुत अच्छी सपोर्टिंग फैमिली दी। ऑल्दो मैं सभी से लड़ती झगड़ती रहती हूँ, सभी से ये शिकवे मेरे पास होते हैं हमेशा सबके लिए, लेकिन आई नो
कि मुझसे लोगों ने गैर मशरूत मोहब्बत की, मुझसे लोगों ने मुझे गैर मशरूत सपोर्ट दी, और मेरे वालिद ने मुझसे गैर मशरूत मोहब्बत की। हम 8 बहन भाई हैं, जिसमें हम 7 बहनें और मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। तो एक जिम्मेदार घराने में लड़की होना, फिर इतनी सारी लड़कियां होना, और जाहिर इतनी लड़कियां थी, इसका मतलब है कि उनको बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन वो उसी तरह प्यार करते थे जो जैसा किसी भी फर्द से करना चाहिए। तो वो शायद मेरी जिंदगी का आपका भाई कोई नहीं है? मेरा एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो लेकिन वो हमारे घर का ब्लैक शीप थी, उससे वो प्यार नहीं होता था जो मुझसे होता था या बाकी बहनों से। अच्छा। और मुझे हमेशा ये फील हुआ कि मुझे ज्यादा मोहब्बत दी गई, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्यार था। मेरे बाप ने मुझे वो प्यार दिया जो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकती। मेरे 2 ही बच्चे हैं, लेकिन मैं शायद उनसे उतनी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। मेरी वालिदा ने बहुत अभी तक उनका बड़ा प्यारा रवैया है मेरे साथ। मेरी टीचर्स जो स्टार्ट में मेरे साथ रहीं, और मेरे उस्ताद थे शायरी में पहले, शोहरत बुखारी, उनका बहुत गहरा मेरी शख्सियत पे असर है कि बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो तजर्बे, जो ठोकरें खा के इंसान हासिल करता है, जो उन्होंने बगैर ठोकर खाए मुझे पहले बता दिया। दोस्त बहुत प्यारे मिले जिंदगी भर। तो मेरे चारों तरफ जो भी लोग हैं, उन सब लोग की सपोर्ट है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं हूँ। मेंटोर किसको समझती हैं? कोई खास शख्स नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी तन्हाई पसंद हूँ। तो ना मेरा कोई उस्ताद ऐसा है कि जैसे लिखने में उस्ताद कोई होता है, लेकिन मैंने हर एक से सीखा है, हर शख्स से सीखा है। तो और लोगों से मैं दूर ही रहती हूँ। इवन मैं, अम्मी मेरी यहीं पे रहती हैं इसी शहर में, मैं अकेली रहती हूँ, मैं उनके पास भी नहीं रहना पसंद करती। तो मैं थोड़ा सा आदम बेजार शख्स हूँ। हाँ, ये है कि आपकी बात ये बहुत बजा है कि कुछ लोगों का ऑरा होता है। जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाएं तो आपके लिए जो आप होते हैं, आप उसे 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं। तो जिनको वो लोग, वो बूस्टर हो जाता है ना आपके लिए। बिल्कुल, जिनको वो लोग मिल गए वो खुशनसीब जी। लेकिन मुझे ऐसा कोई शख्स जिंदगी में नहीं मिला। अच्छा, चलें, आप हो सकता है किसी के लिए मेंटर बन जाएं किसी को आपकी वजह से वो ऑरा मिल जाए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसे किताबें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर किया हो, वो किताबें जो आप चाहेंगी कि हमारी यूथ भी उनको पढ़े, वो चंद किताबें अगर आप हमें बता दें। देखिए, किताबें तो बेशुमार हैं, लेकिन मेरे ऊपर जिसने बहुत ज़्यादा असर डाला, दस्तक न दो मैंने पढ़ी थी, मेरा ख्याल है मैं 12 या 13 साल की होंगी, अल्ताफ फातिमा की। दस्तक न दो तो मेरा ख्याल है हमारी ए लेवल्स की उसमें है, शामिल है। अब जी जी। तो जब मैंने पढ़ा तो उस वक्त तो दस्तक न दो बिल्कुल जैसे दब जाते हैं, उस तरह वो एक दबा हुआ नॉवल था, बैक इन 89 और 90। तो उस वक्त तो कोई जिक्र फिक्र भी नहीं था इसका कि ये है कहीं के नहीं है। जब मैंने उसको पढ़ा तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल थे। वो मैंने इतनी बार पढ़ी किताब, इतनी बार पढ़ी, उसमें मेरे ऊपर उसने बहुत इम्पैक्ट, बहुत उसका गहरा। और मैं समझती हूँ कि शायद मैं नॉवेल ना लिख पाती, शायद मैं कुछ भी ना कर पाती अगर मैं वो ना पढ़ती। और अल्ताफ आपा की राइटिंग के थ्रू मैं समझती हूँ कि हाँ, वो मेरे ऊपर उनका, उसके बाद मैंने उनका चलता मुसाफिर पढ़ा, उसका भी वही इम्पैक्ट था। वो बाद में उनका जो नॉवेल आया था जो गिलगित बल्तिस्तान पे उनका था, वो उस तरह से शायद मैं भी बड़ी हो गई थी और शायद वो भी बड़ी हो गई थी, तो वो असर नहीं आया। लेकिन उस दौर की जो कहानी थी उसका बहुत असर था। इसके अलावा जो मैं हमारे उर्दू नॉवेल्स में समझती हूँ कि जो वाकई लोगों को पढ़ना चाहिए और ज़िंदगी के ऊपर असर डालने वाली किताब है, वो मेरे भी सनम खाना, कुर्रतुल ऐन हैदर की आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर को अगर समझ के पढ़ लिया जाए, वो बहुत कुछ सिखा देती है। दस्तक न दो बहुत अच्छी किताब है, आग का दरिया बहुत अच्छी किताब हो गई। उसके अलावा आप अगर कुछ बताएं ऐसी किताबें जो हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ लें ताकि उनकी बेस बन जाए। इंतज़ार हुसैन साहब का बस्ती, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस दौर में लिखा। अच्छा, राजा गिद्ध के ऊपर बहुत लेदे बहुत होती है कि इसको यूं है वो है, लेकिन उसमें भी आपको कहानी कहने का फन आप सीखते हैं उससे। अगर आप उससे ख्यालात देखिए, हमारे जो ख्यालात हम नज़रियात नहीं भी तस्लीम करते, वो किताबें पढ़नी ज़रूर चाहिए। मुझे हमेशा अच्छी लगी, मैंने अब भी दोबारा पढ़ी। जब पिछले दिनों बड़ी उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज उठी तो मैंने उसको दोबारा पढ़ा, मुझे वो अच्छी लगी, मुझे बुरी नहीं लगी। मुझे तो अच्छी क्या, मेरी तो जैसे आप कह रही हैं ना दस्तक ना दो, मेरी ज़िंदगी में
बानो आपा की ये किताब राजा गीत जो है, ये जब मैंने पढ़ी तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी किताब पे रिव्यू लिखा, बगैर वो उसके कि मैंने कहीं उसको देना था या, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे अंदर से जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो इतनी मुझे कमाल किताब लगी थी। उसमें चीजें हैं, अब देखिए उसको जो उसके चारों तरफ बाकी चीजें हैं उनको उन पे बहस कीजिए, बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन उससे उस किताब की कदर मंजिलत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी अच्छी किताब है। अच्छा, जो पॉपुलर फिक्शन है उसका ये है कि उसे मैं यही कहूँगी कि उसको बेहतर है कि ना ही पढ़ें। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोगों की मेहनत को समझती हूँ, मैं उनमें उठती बैठती हूँ, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब चीज़ है, ये कुछ है, लेकिन सीखने के लिए नहीं है। बिगनर्स के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने लर्न करना है, आपने सीखना है, तो ये जो लिटरेरी जाइंट्स हमारे मौजूद हैं, इनकी चीजें आप पढ़िए। क्लासिकल लिटरेचर जो है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए ये कि जब तक आपके पास ये जिस तरह से पक्का राग, शुद्ध सुर नहीं लगाएंगे ना, तो आपकी आवाज ट्रेन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बाद में आप पॉप गा लीजिए, लेकिन स्टार्ट ही पॉप से करेंगे तो आवाज बहुत बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा चलिए, अब आप बताएं कि आपके ख्याल में जिंदगी की क्या हकीकत है? जिंदगी, मुझे तो कई दफा मैं सोचती भी नहीं इस बारे में, सोचूंगी तो पागल हो जाऊंगी और यूरेका यूरेका करती भागी फिरूंगी गलियों में। एक बावली हंडी है जो पके जा रही है, कहीं रुकती नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आता, आप इसको प्लान नहीं कर सकते, ये कहाँ जा रही है, कहाँ रुकेगी, क्या होगा। अभी देखिए 14 मार्च को मेरे पास एक प्लानिंग थी, मैंने इस तारीख को ये करना है, ये करना है, ये करना है, यूं करना है। अचानक रात को पता चलता है कि जी कल से दुनिया बंद है, और बंद होके बैठ जाओ। तो अब मैं क्या कहूँ, जिंदगी क्या है? 6 माह कहाँ गई वो जिंदगी, और जिंदगी वहीं से आके शुरू हो गई। अब उन 6 महीने का हिसाब किससे मांगू? उन 6 महीने में मैंने क्या किया, और वो क्या मैंने रोका जिंदगी को? बड़े अजीब सवाल आते हैं जिंदगी के, जिनके हम जवाबात नहीं दे सकते। तो बस ये जैसे आपको लेके जा रही है ना, तो ने हाथ बाग पे है, ने बाहर, बस उसके साथ चलते जाइए। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप अगर कहें कि वो पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में जब मैं समझती हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू हुई, यानी लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, या मुझे लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ सोसाइटी की तरफ, वो कब था? वो कौन सा वक्त था जब आपने ये महसूस किया कि हाँ, नाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स लाइफ या सोसाइटी? वो कौन सा वक्त था? देखिए, ये सोसाइटी की तरफ तो समझिए कि मैं अभी भी नहीं समझती कि जो होना चाहिए, जो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे जिस तरह से करना चाहिए, वो शायद मैं नहीं करी। मैं तो सिर्फ अपना शौक जिंदगी के लिए पूरा कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जिस वक्त पे मैं समझती हूँ कि मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से होना शुरू हुआ, और जो कुछ मैं सोचती थी वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगा। ये ड्रामा जब मैंने लिखा पहला, तो वहाँ से हुआ, क्योंकि उससे पहले का जो भी सिलसिला था, मैं शादी से पहले भी मेरी इंटर्नशिप रेडियो की थी, फिर मैंने एक अखबार में भी काम किया, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में, डेली मिरर के साथ भी कुछ किया। लेकिन चूंकि मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, तो इसलिए मुझे उतना पनपने का मौका नहीं मिला। मैंने जो काम किया वो मैंने बाद में ज़्यादा किया। ज़ाहिर एज जो आपकी आएगी तो तभी आप काम करेंगे ना। तो वो मेरी 21 में शादी हो गई, तो मैं उतना उस तरह से, ज़ाहिर अभी पढ़ ही रही थी तो क्या काम करती। तो मैंने जब ड्रामा लिखा, दैट वाज द ईयर 2010, वहाँ आके जब आप एक चीज़, एक वाइडर ऑडियंस देखते हैं और आपको पता चलता है कि इसको 3 करोड़ लोगों ने देखा है, आज इसकी रेटिंग इतनी है, आज इतनी है, आज इतनी है, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि जो बात आपने कही, आपके इतने ऑडियंस थे, इतने कानों तक पहुंची। अच्छा, अभी यहाँ तक होता है, फिर आपको लोग मिलते हैं। तो ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जिससे फीडबैक फौरी मिलता है आपको। ठीक। तो लोग क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं, अच्छा वो तुमने यूं किया था, वो ऐसे करते वैसे। वहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि मैं जो लिख रही हूँ, मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ। बिल्कुल। लोग उन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों में जी रहे हैं। तब वो जो एक इल्यूजन सा था ना कि बस लिख रहे हैं ख्वाब के आलम में और कोई कारी नहीं, कोई नाजिर नहीं, वहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ और मैं ठहरी के फीडबैक होता है, और यहाँ पे आके आपको अब जो लिखना है तो ज़रा सोच समझ के लिखना है, वो उस लहर में नहीं लिखना। तो शायद ये कुछ फ़ायदा भी है और शायद ये कुछ नुकसान भी है कि वो बेसाख्तगी हाथ से गई जो पहले थी,
और एक थोड़ी सी होशमंदी हाथ आ गई, तो अब मालूम नहीं क्या अच्छा है। लेकिन वैसे ये मुझे तो लगता है कि जिंदगी की हर जो मामला है उसमें जो ही अकाउंटेबिलिटी का ख्याल आ जाता है आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हाँ, वो बेसाख्तगी और वो नहीं रह जाता, जो आप असल में होते हैं ना वो नहीं रह जाते। फिर आप थोड़ा सा एक्ट करने लगते हैं, फिर ये भी होता है कि वाह वाह का शोर भी चाहिए होता है। दैट मीन्स कि 2006 ऑनवर्ड्स आप जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियसली, एक्टिवली और अपने आप को समझ के चल रही थी, और ये आपकी सक्सेस की बिगिनिंग थी। दुनिया में जो जाने जाने का एक वो है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो आप चाहेंगी कि आमना मुफ्ती की नहीं होनी चाहिए थी? आप अगर अपने में से माइनस करना चाहें कुछ चीज़ें तो क्या माइनस करेंगी? अच्छा, मैं माइनस अगर करूंगी तो मेरी जो अड़ियल, जिद्दी और हटियल फितरत है, और अगर मैं वो माइनस कर दूंगी तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि वही है तो मैं हूँ। वो जो एक हट है ना कि करना है और करना है और यूं ही करना है और ऐसे ही करना है, ये जिद मुझे बहुत नुकसान भी पहुंचाती है, और यही जिद है जो मुझे। ये तो चैलेंज है ना, जिंदगी का चैलेंज है। इसको अगर आप जिद कह देंगी तो फिर ये नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाती है। नेगेटिव चीजें भी अच्छी होती है, क्योंकि मुझ पे जब ये चीज सवार होती है ना, तो ये नेगेटिविटी की हद तक सवार होती है। मतलब मैंने अपना जो काम करना है और वो मुझे लगता भी है कि ये इस वक्त नहीं करना। जैसे एक रोज बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि ये मेरा जो घर है ये थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पिछले घर का जो वॉशरूम है उसका सारा शोर सुनाई देता है, ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ, और मैंने कहा चल भी नया घर लेना है, और मैं चल पड़ी। और पता नहीं मैंने कैसे, वो जो जिद थी वो 6 माह किस तरह मैंने वो पैसे इकट्ठे किए, काम करके किए, लेकिन किस तरह किए, वो एक जिद की जो कैफियत है उसमें मैं कर गुजरती हूँ, बाद में सोचती हूँ मैंने ये क्यों किया, लेकिन वो कहीं से कोई चीज़ है। तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट भी बहुत करती है। कोई किताब लिखने का जहन में आ गया, कोई काम करने तो पहले जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसको उस तरह से उसमें दिल नहीं रह जाता कि इसको छोड़ो, अब वो करना है और वो करके रहना है। ये चीज थोड़ी सी तो आप ये चाहती हैं कि इसको जरा हार्नेस किया जाए, इस ये ना टेंडेंसी को। होती और तो मैं एक तमीजदार सा नॉर्मल सा इंसान होती। अच्छा, चले, ये तो एक चीज आप कम कर रही हैं ना। क्या चीज है जो एड अप करना चाहती हैं अपने अंदर, जिससे कि आप समझती हैं कि जिंदगी में आप और बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं? क्या ऐड करूं, बड़ा जो खुदा ने बना दिया अल्लाह का शुक्र है, इससे ज्यादा क्या ऐड करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो अल्लाह ने दिया उसके साथ आप खुश हैं, मुतमईन हैं और अपनी आजिज़ी की हालत को एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, अब चलते चलते थोड़ा सा ये बताएं कि हम अपने बच्चों को, हमने कोई पैगाम देना है तो आप क्या पैगाम देंगी अपनी यंग जनरेशन को, स्पेशली गर्ल्स को, कि वो ज़िंदगी को कैसे लें जिससे कि वो कामयाब भी हों। जो हमारी सोसाइटी इस वक्त चल रही है जिसमें बहुत सारे मसाइल हैं हमारी ख़वातीन के लिए, वो कम से कम फेस करें, किस तरह का उनका रवैया हो? देखिए, लड़कियों के लिए अब जो नए चैलेंजेस हैं, अभी तक हमें, मेरी जनरेशन को जैसे कहा जाता था कि बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, हम लोग को ही सिखाया गया, और ये ज़रूरत थी क्योंकि हमारी जनरेशन हमसे पिछली भी खासी दबी हुई जनरेशन थी और हम लोग बहुत दब्बू लड़कियां थे। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि अब जो आने वाली बच्चियां हैं उनको 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि औरत होना एक बहुत फ़ख्र की बात है, डिग्निफाइड औरत होना मज़ीद फ़ख्र की बात है, और तीसरी चीज़ ये कि औरत होने पे आपको फ़ख्र होना चाहिए, आप इसको खैरात और भीख का कटोरा ना बनाएं, ना कभी अपनी लुक्स को और अपने औरत होने को इस्तेमाल करें कभी भी किसी भी स्टेप पे, और ना कभी इस चीज़ को ये समझे कि चूंकि मैं एक औरत हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि देयर आर नेवर एनी फ्री लंचेस एंड डिनर्स। आप किसी से फेवर्स मत मांगे क्योंकि मैं औरत हूँ। अगर आप उन चीज़ों को मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो कुछ भी फ्री में नहीं आ रहा। आपको अपनी कुछ नहीं है ना, तो आपको अपनी डिग्निटी में से कुछ देना पड़ेगा। जब आप बिलो डिग्निटी आएंगे उस वक्त तो आ जाएंगे, बाद में आप रोते फिरेंगे। तो यहाँ रहें, अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाएं, अपने ख्वाबों के पीछे जाएं, अपनी ज़ात को लेके जाएं, एक औरत के रास्ते पे ही चलें। और वो लंबा है, तवील है रास्ता, लेकिन अपने सलीके से उस पर चलिए और इस चीज़ को समझ के चलिए आप एक औरत हैं और ये कोई कमी नहीं है हमने। मैं औरत की आज़ादी की बहुत हामी हूँ, लेकिन अपने आप को समझ के चले कि हमें किन रास्तों पे जाना है, जहाँ हम बाद में
तकलीफ ना पहुंचे। देखिए माशरा वक्त के साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन इस वक्त पे जो माशरा है उसमें अपना रिश्ता संभल के बनाए, इज्जत के साथ बनाए, ताकि कल को आपके साथ किसी भी तरह के पछतावे ना। मैं ये समझती हूँ क्योंकि जिस तरह मिडिल क्लास हमारी डेवलप हो रही है उसमें औरतों का बहुत हाथ है, औरतें बच्चियाँ आगे बहुत आ रही हैं, थोड़ा सा संभल के चले। और उसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल आप कुछ भी ना करें, सब कुछ करें, सब कुछ करें, लेकिन औरत कार्ड इस्तेमाल ना करें किसी नेगेटिव वे। यानी अपनी डिग्निटी की जो है वो किसी वो सूरत कभी में compromise कॉम्प्रोमाइज नहीं होना कभी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने की और मेरा ख्याल है कि ये हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन पैगाम है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी। थैंक यू वेरी मच आमना जी, बहुत अच्छे पैगामात आपने हमारी यूथ के लिए दिए। और नाजरीन, आपने देखा कि आमना ने कितनी प्यारी आज हमारे साथ बातें शेयर की। यकीनन अगर हम अपनी डिग्निटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो कामयाबियां हमारा मुकद्दर होंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में लागू करने की ज़रूरत है। इस पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।